गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कुलदीप कुमार शर्मा। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की आज 6th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन। 6th क्लास से पहले 5th क्लास में जो पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन ने पढ़ाई था किसी दो राय पढ़े थे, अंतराणु और अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े थे। फिर उसके बाद अपन ने उसके हाइड्रोजन बॉन्ड के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में अपन ने दो चीजें पढ़ी, दो एक्सपेरिमेंट किए थे। एक तो एसिटिक अम्ल का अणुभार निकला था जो कि 60 ना होकर 120 होता है, क्योंकि उसमें अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा अपन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा था कि H2O द्रव है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है कि H2O में आणविक संगुणन होता है क्योंकि उनमें अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि H2S में अंतराणु हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बंध के अभाव के कारण गैसीय अवस्था में होता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट बात करेंगे हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग में। तीसरा अनुप्रयोग होगा बर्फ बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है क्यों? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है क्यों? क्योंकि देखो, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है क्योंकि जब बर्फ क्या होता है, सॉलिड होता है, और पानी क्या होता है, द्रव होता है। तो इधर हो गया पानी, इधर बनाते हैं बर्फ। जो बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें जल के अणु, बर्फ की क्रिस्टल में जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु एक चतुष्फलकीय संरचना के रूप में, एक चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल संरचना के रूप में उपस्थित होता है, जुड़ा रहता है, जिनके मध्य ऑक्सीजन, इनके बीच में एक पिंजरानुमा संरचना बनी हुई है जिनकी चतुष्फलकीय संरचना है, जिसके मध्य अंतराकोशीय अवकाश ज्यादा होने के कारण, इनके मध्य स्पेस ज्यादा होने की वजह से इनका घनत्व कम होता है। जबकि H2O के अंदर, जबकि जल के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें अणु पास जुड़े रहते हैं, कोई स्पेस नहीं होने की वजह से पानी का घनत्व बर्फ से ज्यादा होता है। इसमें चतुष्फलकीय संरचना होने के कारण से ये खाली स्थान की वजह से इसका घनत्व कम होता है और ये बर्फ पानी की सतह पर तैरता है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि बर्फ के क्रिस्टल में हाइड्रोजन बंध इस प्रकार होते हैं कि एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है, जिससे एक खुली पिंजरेनुमा संरचना, चारों ओर से पैक्ड संरचना का निर्माण होता है, जिसके अंदर खाली स्थान होने की वजह से बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। लिख लूं मैं से, इसके बारे में लिखते हैं। स्ट्रक्चर दोनों बने रहने देता हूं, लिख देते हैं। बर्फ में हाइड्रोजन बंध इस प्रकार होते हैं कि एक ऑक्सीजन परमाणु चार हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होता है। ये क्रिस्टल एक पिंजरेनुमा संरचना होती है, जिसमें अंतराकोशीय
अंतराकोशीय अवकाश, अवकाश या खाली स्थान अवकाश उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इस वजह से बर्फ का घनत्व इस वजह से बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है तथा बर्फ पानी की सतह पर तैरता है। बर्फ क्या होता है? पानी की सतह पर तैरता है। जबकि जल के अणु पास होते हैं, जल में जो हाइड्रोजन बंद होने की वजह से अंतराणु हाइड्रोजन बंद होने की वजह से ये अणु पास होते हैं और इसमें कोई खाली स्थान नहीं होता, इसलिए इसका घनत्व ज्यादा होता है और इसका घनत्व कम होता है। ये बर्फ की संरचना है, बना लीजिए बर्फ की संरचना। ठीक है, लिख लीजिए इसे। इसमें क्या है, बर्फ में हाइड्रोजन बंध इस प्रकार होते हैं कि एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा मिलकर चतुष्फलक की संरचना का निर्माण करता है। और ऐसे अणु बहुत सारे मिलकर चतुष्फलक की संरचना का निर्माण करते हैं, जो एक बंद खुली पिंजरेनुमा संरचना का निर्माण करेंगे। इस पिंजरेनुमा संरचना के अंदर जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान की वजह से ही बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, और पानी से कम होगा तो ये बर्फ क्या करेगा? पानी की सतह पर तैरता है। ठीक है, चलो लिख लिया, बिठा दो इसे। दूसरा है जो चौथा एक्सपेरिमेंट है अपना, 3 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं अपने। चौथा जो एक्सपेरिमेंट है, तो HF की अम्ल सांद्रता HCl से कम होती है, क्यों? HF की अम्ल सांद्रता हाइड्रोजन फ्लोराइड जो फोर्थ है, HF की एसिडिक स्ट्रेंथ अम्ल सामर्थ्यता HCl से कम होती है, क्यों? तो देखो, HF और HCl के बारे में आप जानते हो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से ये जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन को क्या करेगा? बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके पकड़ के रखेगा। इजीली इसको अपन निकाल नहीं सकते। इजीली जो फ्लोरीन इस परमाणु में से एक प्रोटॉन का निकलना, आसानी से प्रोटॉन का निकलना पॉसिबल ही नहीं है। जबकि HCl में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कम है, तो ये आसानी से प्रोटॉन को दे देता है, और प्रोटॉन को देने से इसकी अम्ल सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है, और इसकी कम होती है। ठीक है, तो क्या हुआ? अपन लिख सकते हैं कि HF अणु में फ्लोरीन परमाणु के अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण फ्लोरीन परमाणु के अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण ये आसानी से प्रोटॉन को डोनेट या दान प्रोटॉन को नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनकी एसिडिटी अम्लता कम होती है, जबकि HCl अणु में Cl परमाणु की विद्युत ऋणता
विद्युतऋणता फ्लोरीन परमाणु से कम होती है तो यह आसानी से प्रोटॉन का दान कर देते हैं तथा HCl एक अम्लीय अणु है। ठीक है, समझ में आया कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड होता है क्योंकि ये ज्यादा विद्युतऋणी परमाणु तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दान नहीं कर पाएगा। जो प्रोटॉन को दान ही नहीं कर रहा है तो इसकी अम्लता क्या होगी? अम्लता क्या होगी? एसिडिटी कम होगी। जबकि Cl फ्लोरीन से कम विद्युतऋणी है तो आसानी से इसकी बजाय आसानी से प्रोटॉन को दे देगा, इसलिए HCl अजब से ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है क्यों? इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताएंगे अपन। एक्सपेरिमेंट क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है क्यों? पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है क्यों? तो इसके बारे में बात करते हैं। पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मैं लिख लेता हूं पहले आपका एक्सपेरिमेंट। पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है क्यों? देखो दोनों ही कंपाउंड अलग अलग हैं। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात की जाए, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं। पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनोल में इन दोनों में हाइड्रोजन की उपस्थिति हो सकती है? नहीं हो सकती। एक और नाइट्रोफिनोल वाला पैरानाइट्रोफिनोल वाला अणु आकर हाइड्रोजन बंध दिखाएंगे तो इसमें क्या होगा? अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। इसमें क्या होगा? अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा? अंतःअणु हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। अंतःअणु हाइड्रोजन बंध होने के, एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध होने की वजह से इसकी जो द्रव्यता देखना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी, इसका स्थायित्व इसकी बजाय बहुत कम होगा। इसमें क्या होगा? आणविक संघूर्णन होगा, अणु के बीच में डिस्टेंस भी आपस में प्रतिकर्षण भी नहीं होगा। जितना बहुत कम प्रतिकर्षण और ज्यादा आकर्षण होगा तो अणु क्या होगा? ज्यादा स्थायी होंगे तो ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस अणु को तोड़ने के लिए, इस अणु को गर्म करने के दौरान इसको द्रव अवस्था में है तो उसको गैसीय अवस्था में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर गर्म करना पड़ेगा। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतराणु, यहां लिख देता हूं कि पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिससे आणविक संघूर्णन होता है। आणविक संघूर्णन होता है तथा यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ता है
तथा इसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, आगे इसके पीछे इसका लिख रहा हूं, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतःअणु हाइड्रोजन बंध होने के कारण आणविक संगुणन नहीं होता है तथा इसका स्थायित्व पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होता है, तथा क्वथनांक भी कम होता है। तो ये तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का और ये पैरानाइट्रोफिनॉल का, इसको लिख लीजिए। क्या हो रहा है कि और पैरानाइट्रोफिनॉल में आणविक संगुणन होने की वजह से, आणविक संगुणन तथा अंतराणु हाइड्रोजन बंध होने की वजह से इसमें यौगिकों की भी कंपाउंड था, यौगिकों का स्थायित्व बढ़ेगा तो इसका क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि स्थायित्व इस तरह कोई भी स्थायी मॉलिक्यूल को उसके बंध को तोड़ने, इसको गर्म करने, इसको द्रव्य अवस्था में कब आएगा, जबकि हाइड्रोजन बंध टूटेंगे। तो जितना ज्यादा स्ट्रांगली हाइड्रोजन बंध बना होगा तो उससे उसका टेम्परेचर उतना ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही हाई होगा। जबकि इसमें अंतःअणु हाइड्रोजन बंध हो रहा है तो इसमें आणविक संगुणन नहीं हो रहा है, तो इसका स्थायित्व पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होगा, तो इसलिए इसका क्वथनांक भी कम होगा। इसी तरह आप लिख सकते हो पैराक्लोरोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। एक और एक्सपेरिमेंट है पैराक्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल सेम टू सेम है, ये आपको ही लिखना है। इसके बारे में वही क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा Cl, ये HCl बन जाएगा, HCl के साथ हाइड्रोजन बन जाएगा, यहाँ जाएगा Cl, ये हाइड्रोजन बन बना हुआ है, यहाँ Cl और ये हाइड्रोजन, ओके वही बात है, इसमें कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हुआ, पैराक्लोरोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोक्लोरोफिनॉल से अधिक होता है, क्यों? ये के लिए एक्सपेरिमेंट, 5 एक्सपेरिमेंट बता दिया, इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगर अपन जल में विलेयता की बात कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड होगा जो सब जल को अपन सर्व सॉल्वेंट वाला सबसे बड़ा सॉल्वेंट मानते हैं, जिसमें सारी चीजों को मिलाया जा सकता है, जैसे शक्कर, नमक वगैरह सारी चीजें घुल जाती है। तो अगर जल को किसी यौगिक को जल में घोलने पर अगर वह घुल जाता है, जल में घोलने पर अगर वह घुल जाता है तो जल के साथ जो भी यौगिक अगर जल में घुल जाता है तो जल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। जैसे कि अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया को वाटर में ऐड करें, ठीक है, तो अमोनिया को वाटर में ऐड करते हैं तो ये हो गया H2 और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। वापस से एक और बात करते हैं, एक और अमोनिया मॉलिक्यूल लेते हैं, HNH, तो ये क्या कर रहा है, कोई भी अयौगिक जो भी जल के साथ विलयशील होगा वो क्या करेगा, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना के अलग सा सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। जल के साथ तो ये क्या होगा, जल में विलयशील हो गया, ये यौगिक जल में विलयशील हो गया, लेकिन बेंजीन जल में अविलय होता है। बेंजीन होता है, देखो बेंजीन जल में अविलय होता है, जो बेंजीन परमाणु है, बेंजीन मॉलिक्यूल है, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन इसके एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन इसके साथ कैसे जुड़ेगा, क्योंकि सारे कार्बन परमाणु समान है और कोई भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु है नहीं,
तो ये इसकी विद्युलता होने की वजह से, विद्युलता कम होने की वजह से हाइड्रोजन बंध बनाता नहीं और इसके साथ विलयशील नहीं होता, इसलिए बेंजीन जल में अविलय होता है। और अगर बेंजीन कोई भी परमाणु अगर बेंजीन में घुल रहा है, कोई भी बेंजीन का एक हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन्स में भी सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बेंजीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, जबकि एथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सभी अणु जल में विलयशील परमाणु कौन कौन से हैं, तो एथेनॉल C2H5OH, एसिटिक एसिड, अमोनिया, बहुत सारे कंपाउंड जो जल में विलयशील होते हैं। जो बेंजीन ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो जल में विलयशील नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो जल में विलयशील नहीं होते क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि जो भी कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होंगे उसकी विद्युत, उसमें कोई ना कोई विद्युत ऋण या कोई ना कोई चार्ज होगा, और चार्ज होने की वजह से वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है। अगर आप लिख लेते हैं, यदि किसी यौगिक को जल में घोलने पर जो है जल में विलयशील होता है, तो वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। समझ में आया कि जो भी परमाणु अगर वाटर सोल्यूबल होगा तो उसके मध्य जल के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बंध होगा, जबकि बेंजीन जल में C6H6 बेंजीन जल में अविलय होता है, तथा यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, पहले इसके बारे में अपना एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं सातवां एक्सपेरिमेंट बात करें कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और की अम्लीय सामर्थ्यता मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से कम अधिक होती है, क्यों? लास्ट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, और इससे अपन को उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड की स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन में उनसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज का पता चलता है कि कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट कितनी होगी, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो किस कारण से है कि हाइड्रोजन बंध बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से बात की अपन ने। लास्ट एक्सपेरिमेंट है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल से अधिक है, क्यों? तो देखो कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसको मैं सही लिख देता हूं अपने हिसाब से, इसको हाइड्रोजन बंध बनाने के हिसाब से। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में अंत्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है, जबकि मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में क्या होगा, ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में हाइड्रोजन बंध होगा ही नहीं, ये हाइड्रोजन बंध बनेगा ही नहीं, इसी साथ जो हाइड्रोजन बंध बनेगा नहीं तो इसकी अम्ल सामर्थ्यता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि इसमें हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो इसकी अम्ल सामर्थ्यता ज्यादा होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में आसानी से प्रोटॉन निकल सकता है, आसानी से प्रोटॉन निकाला जा सकता है, क्योंकि इसमें अंतर हाइड्रोजन बंध के कारण एक ये स्थायी हो जाता है,
स्थायी होने के दौरान ये हाइड्रोजन ये आसानी से ये वाला जो हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में हाइड्रोजन बंध बनता नहीं, और हाइड्रोजन बंध बनेगा नहीं तो कंपाउंड इसकी ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनेगी, ये ऑक्सीजन ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड रहेगा, तो न तो ये हाइड्रोजन निकल पाएगा, नहीं ये हाइड्रोजन निकल पाएगा आसानी से, ये दोनों नहीं निकल पाएंगे, तो इसकी अम्ल सांद्रता कम होगी। ठीक है, लिख लीजिए कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की अम्ल सामर्थ्यता अधिक होती है क्योंकि इसमें अंतःअणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उपस्थित होता है, तो आसानी से प्रोटॉन निकल जाते हैं, जबकि मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है तथा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि प्रोटॉन आसानी से, ठीक है, चलो हो गया। तो अभी के लिए अपना हाइड्रोजन बंध समाप्त करते हैं। यहाँ तक आपको हाइड्रोजन बंध के बारे में मैंने लगभग सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अपन हाइड्रोजन बंध के बारे में सारी डिटेल ले चुके हैं। हाइड्रोजन बंध में अपन ने पढ़ा था कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होता था, अंतराणु हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़े थे, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े कि अगर इन एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि अंतराण्विक जो हाइड्रोजन बंध बनेगा किसी कंपाउंड में वो ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि बहुत सारे अणुओं के बीच में अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे, और अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण उनका स्थायित्व बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे आवेश स्थानांतरण संकुल के बारे में, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में। चार्ज ट्रांसफर से पता चल रहा है कि आवेश का स्थानांतरण होना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, आवेश स्थानांतरण संकुल से पता चलता है कि चार्ज का ट्रांसफर होगा। संकुल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब मेटल और लिगेंड जब आपस में अटैच्ड हो। मेटल क्या होता है? मेटल जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, लिगेंड क्या है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये मेटल इन दोनों के बीच से अपने चार्ज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से इनके मध्य क्या हुआ है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है और मेटल लिगेंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक दाता स्पीशीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज होती है और एक इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज होती है। तो इस प्रकार के यौगिकों में इस प्रकार के देखो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के यौगिकों में इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज व इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीशीज होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन या
आवेश का ट्रांसफर करके, एक दूसरे में ट्रांसफर करके एक संकुल का निर्माण करते हैं, एक संकुल का या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, उन्हें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स या आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। तो अपन ऐसी स्पीसीज के बारे में पता लगना है, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज क्या होती है और इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज होती है, जो अपने आवेशों का स्थान, इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी, और दूसरा क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगी, अपनी ओर खींचेगी, और इसकी वजह से इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब इनके मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता होगा। तो अपन इसके इलेक्ट्रॉन दाता की देखो, ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करती है। इलेक्ट्रॉन ग्राही जो भी जितनी भी मेटल होगी वह इलेक्ट्रॉन ग्राही होगी, जबकि एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन आदि इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज है। तो अपन एग्जांपल लेते हैं। अपन इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज की बात तो कर चुके हैं। एग्जांपल लेते हैं कि कोई एल्कीन परमाणु है, मतलब एथीन की बात करें, एथीन इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये Ag+ को अपने इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इनके मध्य चार्ज का ट्रांसफर हुआ। इस चार्ज के ट्रांसफर से इनके मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना। ये जो हो गए, इस प्रक्रिया को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या करेंगे? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। टोलुइन की क्रिया HCl के साथ करेंगे, तो देखो ये Cl इसके साथ जुड़ा, लेकिन ये H+ है, इसके रूप में इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज के रूप में। जब ये क्लोरीन अपने बॉन्ड के न्यूट्रलाइजर नेगेटिव, यहाँ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये क्या करेगा? इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन से, बेंजीन रिंग की जो पाई इलेक्ट्रॉन से, वो क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को एंड डोनेट कर देंगे और ये हाइड्रोजन को एडॉप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज। इससे बना CH3, ठीक है। इससे क्या बना? ये Cl बाहर निकल गया, ये जो कॉम्प्लेक्स बना निकल है ना, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में बाद में एक और बात कर सकते हैं। पिक्रिक एसिड का निर्माण अपन कर सकते हैं। पिक्रिक एसिड का निर्माण करते हैं मेसिटिलीन की अभिक्रिया। मिटा दूं ये इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज, वही सारी चीजें आप लिख लेना, मिटा देता हूं मैं इसे। अब एग्जांपल देखते हैं। पिक्रिक अम्ल आपने टेस्ट भी किए होंगे, आगे आप मान लो फर्स्ट ईयर में होगी, तो B.Ed सेकंड ईयर में तो ऑर्गेनिक जब भी टेस्ट करोगे तो पिक्रिक एसिड आपको मिलेगा। तो मेसिटिलीन की अभिक्रिया, मेसिटिलीन का मतलब 3,5 डाइमेथिल टोलुइन या मेसिटिलीन की अभिक्रिया 1,3,5 ट्राइनाइट्रोफिनोल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल
फिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की अभिक्रिया आपस में की जाए तो क्या होगा कि जो मेसिटिलीन परमाणु है इसके ऊपर पहले क्या जुड़े हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव परमाणु जुड़े होते हैं, ये क्या करेगा इस रिंग को अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, इस रिंग के इलेक्ट्रॉन देने के दौरान क्या बना पिक्रिक एसिड का निर्माण। समझ में आया? इसके अपन एग्जांपल देख लिए तो अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट अगले 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 टॉपिक अपना अगली क्लास में बात करेंगे लोकलाइज और नीलाक्लाइज कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें अणु की संरचना, अणु की जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की पावर होती है वो दो परमाणु के बीच में होती है तो वो केंद्रीकृत बंध कहलाएंगे। मतलब सहसंयोजक बंध अगर दो केंद्रों के बीच हो, मतलब दो परमाणु के बीच हो तो वो केंद्रीकृत कहलाएंगे, और अलग अलग परमाणु के बीच में केंद्रित हो तो विकेंद्रीकृत बंध कहलाएंगे, जो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आज की क्लासेस में, आज की दो क्लासेस 5th और क्लास 6 क्लास में अपने हाइड्रोजन बंध, एरोमेटिसिटी और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। चलो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।